afternoon everyone. Welcome back to our continuing awareness regarding plastic surgery. आज हम बात करेंगे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी के हेड डॉक्टर शैलेश जैन और डॉक्टर मीनाक्षी गौर से, जो हम प्लास्टिक सर्जरी के साथ मिलके हम जो भी चीज़ें करते हैं वो आज हम आपस में बताएंगे आपको कि हम क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, आप बताएं, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स जिनका वजाइना बचपन से ही एब्सेंट है या बना ही नहीं है, फिर आप उनको कैसे डील करते हैं? मैम, पहले हम उनका कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, रूल आउट कराने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनमें यूट्रस और वजाइना अगर बचपन से एब्सेंट है, ऐसे केसेस में दे नीड सम प्लास्टिक सर्जरी, कोई सम कंस्ट्रक्शन सर्जरी। इन दैट केस हम आपको वो पेशेंट्स रेफर करते हैं। राइट, वो केसेस तो फिर हम लाइक देयर आर मल्टीपल वेज टू डील विद इट। क्योंकि हम जब पेशेंट्स का शादी होने वाला होता है, बिफोर 6 months बिफोर दैट टाइम वी गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वजाइना, जहाँ पे हम कभी स्किन ग्राफ्ट या कभी फ्लैप यूज करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट, बाद में फॉलोअप में आपके पास पेशेंट्स आते हैं, वो हाउ डू दे गिव यू द फॉलोअप? मैम, फॉलोअप डिसाइड करते हैं सर्जरी के बाद। जैसे पहले तो फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स रखते हैं, फिर हम लोग सीरियल डायलिटेशन उनका करते रहते हैं कि मैरिज तक। आइडियली हम प्रेफर करते हैं कि 6 months to 1 year अपन पहले प्रायर टू मैरिज उन्हें करें ऑपरेट, फिर सीरियल डायलिटेशन के बाद करते रहते हैं। और एज अ टीम अगर अपन इसको डेवलप करें तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है पेशेंट के लिए, और इसके काफ़ी रिजल्ट जो है बहुत सक्सेसफुल है। तो मैडम, हम आपसे भी कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये जो सर्जरी है, ये क्या बहुत मैनिपुलेटिव सर्जरी है या माइनर सर्जरी है, या फिर किस तरह से, मतलब किस टाइम पे ऑपरेट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ छोटा सा बता पाएंगे? एक्चुअली बेसिकली एडल्ट फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 18 और 6 months to 1 year बिफोर मैरिज, दिस इज द आइडियल टाइम टू डू वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। और नॉट अ वेरी म्यूटिलेटिंग सर्जरी, मतलब बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को कुछ। जहाँ पे उस वजाइना की जगह है, हमें सिर्फ वहाँ पे एक जगह बनानी है, उसके लेंथ की, उसके डायमेंशंस की एक जगह बनानी होती है। उस जगह पे हमें एक कवरिंग देना है। अब वो कवरिंग जो है वो हम पतला एक स्किन ग्राफ्ट लेके भी दे सकते हैं, या फिर वहाँ से फ्लैप्स जो है थिक स्किन टिश्यूज के साथ में रोटेट करके भी दे सकते हैं। और उसके बाद का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो डायलिटेशन होता रहे, और फिर आफ्टर द मैरिज ऑटोमेटिक डायलिटेशन उसका हो जाता है। मैडम, हमने सुना है कि इसमें प्लेसेंटा का कोई रोल है, अगर अपन प्लेसेंटल टिश्यू के साथ भी आजकल बिल्कुल प्लेसेंटल टिश्यूज यूज होते हैं, इवन कुछ गायनेकोलॉजिस्ट पेरिटोनियम भी यूज कर रहे हैं, बट प्लास्टिक सर्जन्स मोस्टली रिस्ट्रिक्ट हुए हैं स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप्स पे। आप लोग उसको काफी डेवलप कर रहे हो, बाकी रिजल्ट्स दोनों के अच्छे हैं। यस, डेफिनेटली। अच्छा मैम, एक आजकल जो नया टर्मिनोलॉजी आया है हाइमेनोप्लास्टी, जैसे कई फीमेल्स जिनकी हाइमन पहले रप्चर हो जाती है साइकिलिंग के कारण या विग्रेस एक्सरसाइज के कारण, तो सोशल थोड़ा स्टिग्मा के कारण वो लोग चाहते हैं कि हाइमेनोप्लास्टी की जाए, हाइमन रिपेयर की जाए, तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं और वो कब करवानी चाहिए? देखिए, हाइमेनोप्लास्टी हाइमेन जस्ट एक मेम्ब्रेन है जो वजाइना के एंट्रेंस पे होता है, और ये कंजेनाइटली होता है। हमारी सोसाइटी ने बहुत बड़ा उसका एक स्टिग्मा बनाया हुआ है कि जो फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त, शादी के बाद या फर्स्ट नाइट में जो ब्लीडिंग होता है, उसको हमारी सोसाइटी ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि हमसे अगर पूछा जाए तो हम नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हाइमेन तो इतना थिन मेम्ब्रेन होता है, पतला सा, जो नॉर्मल विगरस एक्सरसाइज से, एरोबिक्स से, साइकिलिंग से, स्विमिंग से, किसी से भी रप्चर हो सकता है। पर उसका जो स्टिग्मा है वो बहुत बड़ा है सोसाइटी में। इसलिए फीमेल्स हमारे पास शादी से पहले आते हैं कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं हाइमेन को। तो एंड नॉट ओनली यंग गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स, इवन मैरिड गर्ल्स जिनका सेकेंड मैरिज है, कुछ फीमेल्स ऐसी जो वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ को, या वापस से एंजॉय करना चाहते हैं उस मोमेंट को, वो लोग भी हमारे पास आते हैं, जहाँ पे हम फिर हाइमेन रिकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। तो मैम, हाइमन रिकंस्ट्रक्शन के साथ अपन कुछ वेजाइनल रिकंस्ट्रक्शन या वेजाइनल रिजुवेनेशन का भी रोल है,
इन पेशेंट्स? बिल्कुल है। पेशेंट्स तो पहले आपके पास ही आते हैं कि उनके क्या सिम्टम्स है या कुछ सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आपके पास आते हैं। आप उन्हें इवैल्यूएट कैसे करते हो? मैम, कोई भी सेक्सुअल डिसफंक्शन के पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं, फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम कपल के साथ बैठ के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस लेवल पे उनको प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरकोर्स के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनको रूल आउट करने के बाद में फिर वी विल डिसाइड कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट जो होता है उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उनकी उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके बाद में अगर साइकोलॉजिकली भी अगर उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दैन वी गो टुवर्ड्स नॉन मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। राइट। जैसे मैडम अपन जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स बताते थे कि एडमिटिंग 2 फिंगर इज द क्राइटेरिया। राइट। अगर जैसे यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और एडमिटिंग 2 फिंगर है, तो हमें लगता है कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हम लोग बेटर है कि पहले उसको मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि उसको कितना प्रॉब्लम है। Sometimes yes, agreed, and sometimes female don't achieve the peak, तो वहाँ पे आई थिंक आप एक एडिशनल हमारे बास्केट में होता है जी शॉट PRP इंजेक्शन, या हम उसे वेम्पायर लिफ्ट भी बोलते हैं। सो दैट इज कि PRP हम जी शॉट पे इंजेक्ट कर सकते हैं, तो दैट वे पेशेंट को थोड़ा हेल्प हो जाता है। समटाइम्स इससे भी नहीं, अगर ज़्यादा लूज है वजाइना तो देयर इज सम क्राइटेरियाज कि जब थोड़ा लूज है तो हम लोग लेजर्स, वजाइनल टाइटनिंग लेजर्स आ गए हैं अभी। इवन दैट हेल्प्स इन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऐसा है कि मान लीजिए कोई पेशेंट अगर छींकती खांसती है ना, कोई भी एब्डोमिनल प्रेशर बिल्डअप होता है तो उनका यूरिन निकल जाता है। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी ऐसा हुआ है कि यूरिन निकल जाता है। इसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस से, ऐसा कि बाथरूम जाने की इच्छा होती है और उससे पहले ही यूरिन निकल जाता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जो मैडम बता रहे हैं PRP इंजेक्शंस का आजकल बहुत रोल पाया गया। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सॉरी मैडम, कि आजकल क्या है कि जो फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है ना, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो वो एज अ कपल अपन नोट किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जी, जैसे कि ना फीमेल को पीक नहीं आ रहा है, ठीक है, पर वो अलग अलग रीजंस हो सकता है। जैसे कि एक रीजन होता है कि जो मेल से अराउजल है वो स्टिमुलस जो है वो एडिक्वेट ना, या फिर मेल का पेनिट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो कई चीज़ें हैं वो हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन में दोनों कपल्स को लेके बात करते हैं, दोनों को साथ बैठा के फिर हम डिसाइड करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसमें हम करते हैं कि अगर हमारे पास प्लास्टिक सर्जन है तो एज ए टीम हम इस अप्रोच को और अच्छा बना सकते हैं कि मान लीजिए साइकोलॉजिकल और मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है जो हम अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें हम मिनिमल सर्जरीज के साथ इसको काफ़ी बेनिफिशियल कर सकते हैं, तो पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे लेजर्स का रोल आ जाता है। कुछ लेजर्स ऐसे हैं जो टाइटनिंग के साथ साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी हेल्प करते हैं। कुछ जहाँ पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं है, सिर्फ लेजर्स से भी काम हो जाता है। लेकिन एक हद के बाद एक बहुत ज़्यादा लूज अगर है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज हुई है जिनमें उनमें कुछ ज़्यादा ही लूज हो जाता है, वहाँ पे मुझे सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो जहाँ पे हम इधर पोस्टीरियर कोल्पोरॉफी या एंटीरियर कोल्पोरॉफी हम बोलते हैं, दोनों में से एक करके हम वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। वो एक तरीका है वजाइनल टाइटनिंग करने का। एक नई चीज़, मतलब नई चीज़ तो नहीं, ऑब्वियसली पुरानी चीज़ है, पर अभी इन दिनों पेशेंट्स बहुत आने लगे हैं कि जो लेबिया है उसका एनलार्जमेंट हो गया है या फिर जो माइनोरा है वो टक इन हो जाती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये क्या चीज़ है? कुछ केसेस में एक तो एजिंग की वजह से, मल्टीपल लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, या फिर कुछ सिबोरिक हाइपरट्रॉफी होता है, ऐसे कुछ टर्म्स है या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो लेबिया माइनोरा या इनर लिप्स हम जिसे कहते हैं वो इलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है या श्रिवल्ड हो जाती है। वो वहाँ पे प्रॉब्लम करती है आपके बहुत सारी चीज़ों में। कई बार कपड़े ऐसे पहन नहीं पाती है फीमेल्स कि उसमें से वो विजिबिलिटी रहती है, या साइकिलिंग में प्रॉब्लम आती है, फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे अल्सरेशंस रहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए फिर हमें सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेबियोप्लास्टी। तो अपन उसके भी अलग अलग तरीके हैं, किस तरह से वो बड़ा है, ट्रायंगुलर निकाल सकते हैं या रिम डिसेक्शन हो सकता है, इस तरह से लेबियोप्लास्टी को किया जा सकता है।
अच्छा, और मैडम मतलब ये पूरा रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं कुछ? सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं, पूरा रिमूव हम करते ही नहीं है, हमें कॉस्मेटिक अपील उसका बनाए रखना है, तो हम पूरा कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। कहाँ एक्सेस है वो देख के मैनेज किया जाता है कि अगर ट्रायंगुलर मतलब एक ही पार्ट में एक्सेस है तो एटलीस्ट ट्रायंगुलर एक्सिजन हो जाता है, या फिर रिम पूरा एक्साइज है तो रिम रिसेक्शन करते हैं। एंड इट शुड बी पार्शियली कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा, जो आउटर लिप्स है उससे पार्शियली कवर्ड होना चाहिए, तो वैसा फिर हम प्लान करते हैं देख के। और मैम इसी में एक चीज़ है क्लाइटोरोप्लास्टी, वो क्या चीज़ है? जैसे क्लाइटोरस तो एक ऑर्गन माना जाता है कि स्टिमुलस का। क्लाइटोरिस इज मतलब फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन, तो वहाँ पे उसमें कुछ चीज़ें और प्रॉब्लम्स होती है, जैसे किसी लोग कुछ फीमेल्स में बड़ा होता है साइज उसका, ऑलमोस्ट लाइक स्मॉल पेनिस साइज का होता है, या फिर कभी कभी उसका जो हुड है, उसका जो स्किन है वो पूरा कवरिंग होता है, तो वहाँ पे भी वो इंटरकोर्स के वक्त प्रॉब्लम करता है। तो या तो हमें वो क्लाइटोरल हुड का रिसेक्शन करना पड़ता है, या फिर क्लाइटोरोप्लास्टी करके जो क्लाइटोरिस है उसको छोटा करके वहीं पे उसको सेट करते हैं। बट जैसे अपन क्लाइटोरोप्लास्टी करते हैं तो उसमें जो अराउजल है, स्टिमुलस, उसमें कोई वो नहीं आता डिफरेंस? नहीं, फिर हम उसके पूरी नर्व्स को स्पेयरिंग करते हैं, यस, उसका वेसल्स और नर्व्स बचा के फिर हमें सिर्फ फुड रिमूव करते हैं, एक्सेस पार्ट, एक्सेस फुड रिमूव करते हैं, उसका इंसर्शन प्रॉपर करना पड़ता है। और वेजाइनल रिजुवेनेशन में मैडम जैसे आजकल क्या है कि जो करंट पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें ऐसा है कि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप या 35 to 45 जो एडल्ट्स हैं, वो पेशेंट्स काफी आ रहे हैं सेक्सुअल उसको लेके, तो उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कुछ पेशेंट कॉस्मेटिकली दे आर मोर अवेयर, तो जहाँ हम बात करें मॉन्स प्यूबिस की, पूरा जो पेरिनियम एरिया है फीमेल्स का, वहाँ पे मॉन्स प्यूबिस आता है और आउटर लिप्स है, हम ऑलमोस्ट बाकी सब शायद डिस्कस कर चुके। तो मॉन्स प्यूबिस को बहुत कई बार एजिंग के साथ में वो लूज हो जाता है, नीचे आ जाता है, थिनिंग हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, तो प्यूबिस टक किया जा सकता है ऊपर सर्जिकली, या फिर अगर लेबिया बहुत थिन श्रिवल्ड हो रहे हैं तो वहाँ पे मेजोरा में फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, फिलर्स हम यूज कर सकते हैं उस एरिया में, तो इससे वो रिजुविनेट हो जाता है, जो शिवलिंग और एजिंग दिखती है दैट बिकम्स लिटिल यंगर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैडम कि ये पीआरपी जो शॉट्स हैं, जी शॉट्स अपन जो आपकी काफी फेमस हो रहे हैं, इसके आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? जैसे बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट हमारे इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली ये दोनों का वो है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एज ए प्लास्टिक सर्जन आप इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि आप इसके बाद भी सर्जरी करके और उसको ठीक कर सकते हैं। Yes. हम सिर्फ पीआरपी इंजेक्शन देके फिर हमें लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम आपके पास भेजते हैं पेशेंट, तो आपके एक्सपीरियंस क्या है? अल्टीमेटली पेशेंट्स आपके पास आता है और वापस आपके पास जाता है बट ये है कि पीआरपी लगाने से डेफिनेटली पेशेंट को बहुत हेल्प होता है, बहुत हेल्प होता है। जैसे आप कह रहे थे कि हम उन्हें पहले साइकोलॉजिकल मैनेज करते हैं और फिर हम किसी तरह का इंटरवेंशन, इवन इंजेक्शन या नॉन सर्जिकल भी करना है तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट साइकोलॉजी एंड देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन साइकोलॉजी, सो दिस इज अ बिग स्टेप कि पेशेंट्स को मेजर कुछ सर्जिकल ना करते हुए सिर्फ एक इंजेक्शन से ही उनका काम कर रहे हैं, एंड पीआरपी में स्टेम सेल्स है, सो डेफिनेटली वो जो एरिया है वो रिजुविनेट हो जाता है। तो जब रिजुविनेशन हो रहा है तो क्लाइंट्स को पीक अचीव होने में डेफिनेटली हेल्प होती है, तो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बेटर। तो बेसिकली आज हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के पेशेंट हैं, 3 पार्ट में हमने इस सेशन को डिवाइड किया। एक तो हाइमेनोप्लास्टी जो फीमेल्स अपना हाइमन रिकंस्ट्रक्ट कराना चाह रही है, दूसरा एक वेजाइनल जिनका वेजाइना या यूट्रस एब्सेंट होता है उनमें वेजाइना जो बनाई जाती है, और तीसरा ये वेजाइनल रिजुवेनेशन। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, ज़्यादातर जो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे मैडम ने बहुत सारी सर्जरीज बताई हैं, बहुत मिनिमल सी सर्जरीज है पर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। प्लस मैडम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की है, वो आज है जी शॉट्स या फिर पीआरपी इंजेक्शंस या वेम्पायर लिफ्ट नाम से जाना जाता है, उससे भी पेशेंट को काफ़ी फायदा होता है। एक चीज़ मैं डॉक्टर मीनाक्षी से एक और कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपने पास कोई पेशेंट आता है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, तो अपन बेसिक हिस्ट्री में अपन क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो अपन बताएं कि उससे, ताकि पेशेंट को पता चले कि क्या ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है।
पेशेंट से पहले इंटरकोर्स से रिलेटेड, जैसे अगर उनको सेक्सुअल अराउजल नहीं हो रहा है या फिर पेनिट्रेशन में मेल पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर मेल पार्टनर में हो रहा है, ये सब चीज़ें पेशेंट से मतलब कपल से हम लोग पूछते हैं। ये हमारे लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए, क्योंकि किस लेवल पे अनसेटिस्फाई हैं अपने पार्टनर से दोनों आपस में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। तो कुछ जो बेसिक टेस्ट आप कराना चाहते हैं पेशेंट्स के, अगर जैसे कोई पेशेंट आपके पास से डिस्फंक्शन लेके आया, तो बेसिक क्या टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है? जैसे कि आपको लगता है कि थायराइड डिसऑर्डर से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई और हार्मोनल टेस्ट है जैसे सीरम टेस्टोस्टेरोन हुआ हस्बैंड का, बिल्कुल तो कुछ टेस्ट ये बेसिक अपन करा के देख सकते हैं। बाकी जो मैम का मेन वो है वो ये है कि मेरे ख्याल से क्लिनिकल अपीयरेंस ही इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को कितना पार्ट इज मैनेज्ड बाय वी एंड मोर ऑफ फंक्शनल जो है वो आप लोग देखते हो हर पेशेंट का। फर्स्ट पेशेंट कम्स टू यू ओनली एंड देन यू सेंड देम टू मी, सो दैट इज अ टीम अप्रोच आई थिंक। एक मैडम एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट ने या पेशेंट देखा या पेशेंट को खुद को भी कुछ प्रॉब्लम हुई, yes. तो आपके पास वो पेशेंट आई, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? ज्यादातर पेशेंट आपके पास जो आ रहे हैं वो एस्थेटिक प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन वाले आ रहे हैं, या दोनों का मिक्स? दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स है, क्योंकि पेशेंट्स अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है कि हम अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें ओपनली। तो हम इनडायरेक्टली हमें वो बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, दे विल नॉट कम अप डायरेक्टली टू अस। वो एक बहुत बड़ा सोसाइटी में स्टिग्मा है। हम चाहते हैं कि हमारे इस डिस्कशन से एटलीस्ट आप प्रेरित होकर अपनी प्रॉब्लम्स क्वैक्स के पास नहीं जाके किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास की जाए। थैंक यू सो मच।